नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाते हैं। आज 5 के पंच की पहली खबर ईरान, अमेरिका और इजराइल के युद्ध से जुड़ी है। दरअसल पाकिस्तान की मध्यस्थता से ये दावे किए जा रहे थे कि सीज फायर हो चुके हैं, लेकिन सीज फायर के बाद हुए हमले के बाद से अब लगातार इस मध्यस्थता को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सीज फायर के ऐलान के बाद भी इजरायली सेना ने लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद से सीज फायर पर अब सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा 5 के पंच की दूसरी खबर की बात करें तो यह खबर असम, केरलम और पुडुचेरी में हो रहे चुनाव की है। यहां चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा के इंतजाम किए हैं। वोटिंग लगातार अभी भी जारी है। वहीं 5 के पंच की तीसरी खबर की बात करें तो मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी से जुड़ी है। आज से भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम 4 संभागों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी खबर की बात करें तो चौथी खबर मध्य प्रदेश में टीईटी अनिवार्यता के विरोध की है। जबलपुर में शिक्षक संगठनों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इसके अलावा खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5वीं खबर भी आप तक पहुंचाएंगे। 5वीं खबर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र के बदलावों की है। दरअसल स्कूल शिक्षा मंत्री ने कहा है कि नए शिक्षा स्तर में बेहतर एजुकेशन के साथ बच्चों को राष्ट्रगान के साथ मंत्रोच्चार कराया जाएगा। तो नए शिक्षा सत्र को लेकर सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। तो 5 के पंच की ये 5 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात सबसे पहले 5 के पंच की पहली खबर की करेंगे, जो मिडिल ईस्ट से जुड़ी है। दरअसल मिडिल ईस्ट में ईरान, अमेरिका और इजराइल के जंग में सीज फायर को लेकर के दावे किए जा रहे थे, लेकिन इजरायली सेना ने लेबनान में जिस तरीके से हमला किया उसके बाद से सीज फायर पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि इजरायली सेना ने बुधवार को लेबनान में सैकड़ों मिसाइलों से हमला किया है, जिसमें 254 लोगों की मौत हो गई है। लेबनान के सिविल डिफेंस एजेंसी के मुताबिक इस एयर स्ट्राइक में कम से कम 1165 लोग घायल हुए हैं। इसके बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। यह हमले बैरूत, बिक्का वैली, माउंट लेबनान, सैदोन और दक्षिण लेबनान के कई गांवों में किए गए। यह हमला उसी दिन हुआ जब अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच 2 हफ्ते के सीज फायर का ऐलान किया गया था। वहीं इजराइल और ईरान के बीच ऐलान तो हुआ, लेकिन 2 मार्च से शुरू किए गए उनके नए सैन्य ऑपरेशन के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला था। इसमें हिजबुल्लाह के 100 से ज्यादा कमांड सेंटर और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया है। हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि लेबनान, अमेरिका, ईरान सीज फायर का हिस्सा नहीं है। वहीं मध्यस्थ पाकिस्तान का कहना है कि सीज फायर में लेबनान भी शामिल है। दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि लेबनान इस समझौते से अलग है और इसका हिस्सा नहीं है। वहीं ईरान ने अमेरिका पर सीज फायर की 3 अहम शर्तों को तोड़ने का आरोप लगाया है। तो सीज फायर में ऐलान होता है, लेकिन इसके बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया जाता है, जिसमें 254 लोग मारे गए हैं। तो अब ईरान जो है वो अमेरिका और इजराइल को आंखें दिखाकर कह रहा है कि अगर इन शर्तों को भी ना माना गया, यानी लेबनान पर हमला रोकने की बात ना मानी गई, तो वो सीज फायर को तोड़ सकता है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर, देखिए कितनी मुश्किलों के बाद एक तो ये तय हुआ कि अब सीज फायर होगी। पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली, क्योंकि इससे पूरी दुनिया प्रभावित है। लेकिन अब जिस तरीके से ये लेबनान का मसला आया है, अब ईरान आंखें दिखा रहा है। आप किस तरीके से इस पूरे मामले को देखते हैं? क्या इजराइल इस बात के लिए तैयार होगा कि वो लेबनान पर हमले नहीं करेगा, क्योंकि लेबनान भी वो देश है जहां से इजराइल को सबसे ज्यादा जख्म मिल रहे हैं इन दिनों? नदीम जी, देखिए, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय समझौता होता है तो उसके लिए जिम्मेदार मध्यस्थ होना चाहिए और उसका पालन करने के लिए जिम्मेदार देश भी होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर न तो मध्यस्थ पाकिस्तान जैसे देश जिम्मेदार नजर आते हैं और न ही जो है वो अमेरिका और ईरान जिम्मेदार नजर आते हैं। अब आप देखिएगा, पाकिस्तान का दावा है कि लेबनान जो है वो एक भाग है बातचीत का, मध्यस्थता का। इस बात को अमेरिका ने भी इनकार कर दिया है और जो इजराइल ने भी इनकार किया है। अब सबसे बड़ी बात है कि जो कल से ही अंदेशा था इस बात को लेकर
कि जब इस्लामाबाद में बैठक हो रही है तो इजराइल को उस बैठक में शामिल होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको मान्यता दी ही नहीं है। तो जिस पाकिस्तान इस्लामाबाद में बैठक हो रही है वहां तो जो है पाकिस्तान को ईरान का करीबी माना जाता है, तो इजराइल को इस मामले को लेकर पहले से अंदेशा था ही। अब इजराइल ने जिस प्रकार एक भीषण हमला किया है और वो भी उस लेबनान में किया है जहाँ पर संगठन जो हिजबुल्लाह काम करता है वो सबसे बड़ा सहयोगी ईरान का है। तो ऐसे में यह जो बातचीत है ये कैसे बनेगी और कैसे बन सकती है बातचीत, और कुल मिलाकर जिस भीषण हमले को जिस प्रकार से अंजाम दिया इजराइल ने, उसके बाद लगता नहीं कि ये बातचीत ज्यादा दिनों तक चल पाएगी और हो सकता है कि ऐसे हमले एक बार फिर आपको देखने को बिल्कुल। मिले। लेकिन अब इसमें बड़ा सवाल ये खड़ा होता है ना सर, जिस पाकिस्तान ने अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने की कोशिश की कि हम सीज फायर करा रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, और नोबेल तक की बातें पाकिस्तान में चल रही है मुनीर के लिए और शहबाज जी के लिए, लेकिन सवाल तो ये है ना कि अगर हमले हो रहे हैं तो पाकिस्तान की भी भद पिट रही है। देखिए नदीम जी, बहुत दिलचस्प सवाल है आपका। दरअसल जो शांति समझौते होते हैं वो दीर्घकालीन हितों के लिए होते हैं, अल्पकालीन हितों के लिए चलने वाले समझौते ज्यादा दिन तक चलते नहीं है। और पाकिस्तान ने इसका श्रेय लेने के लिए युद्ध को कुछ घंटों पहले रुकवा तो दिया, लेकिन अंदेशा साफ था कि युद्ध ज्यादा दिनों तक रुक नहीं सकता। इसका कारण यह भी है कि सऊदी अरब और यूएई का इस युद्ध में इतना नुकसान हुआ है ईरान के हमलों से, वो बहुत गुस्से में, और ये दोनों देश कतई नहीं चाहते थे कि युद्ध रुक जाए। उसके बाद अब आप ईरान को देखिएगा, ईरान ने हारमुज में एक बार फिर जो है वो जहाजों को रोक लिया है। तो यहाँ पर न तो ईरान सिंसियर नजर आता है, न ही अमेरिका नजर आता है। इजराइल तो आक्रामक राष्ट्र है। तो बिल्कुल आप ये सही कह रहे हैं कि ना अमेरिका अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है, ना ईरान अपनी शर्तों से पीछे हट रहा है। इसका मतलब जो मध्यस्थ आए थे शांति के कबूतर लेके, उनकी कोई सुन ही नहीं रहा है फिर। जी बिल्कुल, देखिए शांति की बात करने वाले देश, देखिए मध्यस्थता यदि भारत करता तो शायद न केवल ईरान उसको गंभीरता से लेता, लेकिन इजराइल भी गंभीरता से लेता। लेकिन पाकिस्तान पर तो किसी का भरोसा है ही नहीं। यदि कतर मध्यस्थ होता तो शायद इस बात को गंभीरता से लिया जाता। तो कुल मिलाकर यह जो समझौता है ये ज्यादा समय तक टिकेगा नहीं, और वैसे भी जो ट्रंप की इरादे हैं वो बहुत खतरनाक है। और ट्रंप और इजराइल की जिस प्रकार से आलोचना हो रही है अपने देशों में और ईरान में जश्न मनाया जा रहा है, बिल्कुल तो आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान को गंभीरता से फिलहाल तो नहीं लिया जा रहा है। वो अलग बात है कि नई दिल्ली ने इसमें प्रयास किया होता तो कुछ अलग नतीजे हो सकते हैं। लेकिन देखिए अब आगे क्या होता है इस पूरे मामले पर, क्योंकि दोनों पक्ष जो है फिलहाल अपनी अपनी शर्तों को लेकर के पूरी तरीके से टिके हुए हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप आलू ने इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की दूसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। दूसरी खबर देश के 3 राज्यों में चल रहे वोटिंग से जुड़ी है। दरअसल आज देश के 3 राज्यों में लोग मतदान कर रहे हैं। इसमें असम, केरलम और पुडुचेरी के लोग जो है नई सरकार के लिए मतदान कर रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग जो है घरों से बाहर निकल रहे हैं। बता दें कि सुबह 7 बजे से ये वोटिंग जारी है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए व्यापक सुरक्षा इंतजाम किए हैं। असम में 126 सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं, जबकि केरलम में 140 और पुडुचेरी में 294 उम्मीदवार अपने भाग्य का फैसला कर रहे हैं। असम के 35 जिलों में 1.5 लाख से अधिक सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। पुडुचेरी में मतदाताओं का स्वागत करने के लिए रोबोट भी तैनात किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने सभी से भारी मतदान की अपील की है और खासकर युवाओं और महिलाओं को आगे आकर लोकतंत्र में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित किया है। जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे तक असम में 75.91%, केरलम में 62.71% और पुडुचेरी में 72.40% वोटिंग हुई है। और चलिए इसी खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक संदीप चौधरी जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संदीप जी देखिए 3 बजे तक लगातार अच्छी ये खबर है कि वोटिंग शानदार हो रही है। 75.91% अभी 3 बजे ये क्रॉस कर गया है। ऐसे में इस बार ये जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ रही है इसको आप किस तरीके से देखते हैं, और इस बार जो ये शांतिपूर्ण मतदान हो रहे हैं 3 राज्यों में, क्या हम आगे बंगाल में भी इसी तरीके से शांतिपूर्ण मतदान देखेंगे? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक शांतिपूर्ण मतदान की बात है तो शांतिपूर्ण मतदान तो देखने को मिलेगा, क्योंकि अब वो दौर गुजर चुके हैं जब चुनाव में धांधली होती थी या जो मत पत्र हैं वो मत पेटी लूट ली जाती थी।
क्योंकि आज की तारीख में चीजें बहुत एडवांस हो चुकी है, टेक्नोलॉजी बहुत हाई हो चुकी है और हमारी जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो भी प्रॉपर अपना काम को अंजाम देती हैं। लेकिन जिस तरीके से वोटिंग परसेंटेज बढ़ने का मामला सामने आ रहा है, वोटिंग परसेंटेज इतना हाई जाने का मतलब कई बार कहा जाता है कि ये बदलाव के लिए होता है और कई बार ये भी देखने को मिला है कि सरकारों ने रिपीट भी किया है। SIR होने के बाद किस तरीके के नतीजे आते हैं ये हमें देखना पड़ेगा। लेकिन जहाँ तक हम एनालिसिस करते हैं तो चाहे आसाम हो, चाहे पुडुचेरी हो, चाहे केरला की बात हम करें, तीनों जगह कांटे की टक्कर है, जबरदस्त फॉर्म है। कहीं बीजेपी वर्सेस कांग्रेस है तो कहीं UDF LDF के बीच तगड़ा मुकाबला है। तो अभी हमें थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा कि किस तरीके के नतीजे आएंगे और किस पार्टी का क्या रोल रहेगा और ऊंट किस करवट बैठेगा। बिल्कुल, तो ये नए जो वोटिंग प्रतिशत है, ये बड़ा सवाल ये है कि क्या ये बदलाव के बयार है या SIR के बाद का नतीजा है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर मध्य प्रदेश से है, जहां के 3 संभागों में गेहूं की खरीदी की शुरुआत कर दी गई है। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल, इंदौर, उज्जैन और नर्मदापुरम 4 संभागों में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की शुरुआत हो गई है। बाकी संभागों में 15 अप्रैल से खरीदी शुरू होगी। इस बार खरीदी में देरी को लेकर सियासी माहौल भी गर्मा गया है। जहां एक ओर सरकार किसानों के स्वागत कर रही है, वहीं कांग्रेस इसे लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश कांग्रेस और किसान कांग्रेस के नेता अलग अलग जिलों में कलेक्ट्रेट का घेराव करेंगे। प्रदेश भर में करीब 19,40,000 किसानों ने गेहूं बेचने के लिए पंजीयन कराया है। आपको बता दें कि उपार्जन केंद्रों पर किसान मोर्चा के पदाधिकारी खरीदी केंद्रों पर पहुंचकर किसानों का स्वागत करेंगे। कई जगह किसानों का तिलक लगाकर अभिनंदन करने की भी योजना है। प्रशासन को दिए निर्देश की खरीदी प्रक्रिया में किसी तरह की परेशानी न हो। प्रदेश में बारदाने की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। सरकार का लक्ष्य है कि किसानों को उनकी उपज का बेहतर मूल्य मिले। इस वर्ष उपार्जन के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,585 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। राज्य सरकार किसानों को गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त 40 रुपए प्रति क्विंटल बोनस का लाभ भी देने जा रही है। उपार्जन वर्ष 2026-27 में गेहूं उपार्जन के लिए प्रदेश के 19,04,644 किसानों ने अपना पंजीयन कराया है। किसान की एक एक दाने की फसल का उपार्जन सरकार करेगी। गेहूं की आज से खरीदी शुरू हो गई है। पूरे प्रदेश में खरीदी शुरू हो गई है। कहीं किसी भी बात की ना उलझन है ना अड़चन है। कहना है कि एक एक किसान का एक एक दाना खरीदा जाएगा। मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश हैं और सुचारू रूप से खरीदारी शुरू हो गई है। और चले इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय जुड़ गए, उनका रुख कर लेते हैं। अनुराग, 4 संभागों में गेहूं की खरीदी की शुरुआत हो गई है, वहां से क्या अपडेट है और पूरे राज्य में गेहूं खरीदी को लेकर क्या कुछ सरकारी तैयारियां हुई हैं? देखिए, बिल्कुल 4 संभाग मतलब नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर और उज्जैन, इन 4 संभागों में आज से गेहूं खरीदी शुरू हुई है। हालांकि आज काफी सारी मुश्किलें रही। कुल मिलाकर सर्वर से बड़ी दिक्कत सर्वर के डाउन होने की थी, जिसके कारण रजिस्ट्रेशन तो हो गए थे लेकिन स्लॉट बुक नहीं हो पा रहे थे। इसलिए खरीदी की तैयारियां जमीनी स्तर पर बेहतर जरूर थी। बेहतर स्तर का मतलब ये था कि जो व्यवस्थाएं चाहिए थी किसानों के लिए वो सारी खरीदी केंद्रों पर दिख रहे थे, पर किसान ही नहीं पहुंच पा रहे थे क्योंकि उनके स्लॉट बुक नहीं हुए। तो फिलहाल जो है ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग पर जो है सुधार की बेहद आवश्यकता है। उसी के बाद कल इसका असर देखने को मिलेगा। आज अगर आप शाम तक के आंकड़े देखेंगे तो गेहूं खरीदी अनुमान से बहुत कम रहने वाली है स्लॉट बुकिंग की समस्या के चलते। जी बिल्कुल, तो गेहूं खरीदी को लेकर के तमाम तैयारियां जो है वो पूरी हो चुकी हैं। 4 संभागों में खरीदारी जारी है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अनुराग मालवीय। आप नजर बनाए रखिएगा गेहूं खरीदी से जुड़ी इस खबर पर, आगे भी आपसे अपडेट हासिल करते रहेंगे।
और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की चौथी खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर जबलपुर से है, जहां पर टीईटी परीक्षा को लेकर के शिक्षक इन दिनों जमकर नाराज हैं और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर से भी ऐसी ही तस्वीर निकलकर सामने आई, जहां पर शिक्षक संगठनों ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन भी सौंपा है और टीईटी की अनिवार्यता समाप्त करने की मांग की है। संगठन का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना और सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक कई वर्गों के शिक्षकों को टीईटी से छूट मिली है। इसके बावजूद वर्गीय आदेशों विभागीय आदेशों के जरिए नॉन टीईटी शिक्षकों पर परीक्षा थोपी जा रही है, जो नियमों के खिलाफ है। तो टीईटी के खिलाफ पूरे प्रदेश में अलग अलग शहरों में लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। जबलपुर की ये तस्वीरें, जहां पर टीईटी के खिलाफ जो है शिक्षक सड़कों पर उतर आए और जमकर प्रदर्शन किया। इसके साथ ही ज्ञापन सौंपकर इस अनिवार्यता को समाप्त करने की मांग की है। विभागीय आदेशों के जरिए नॉन टीईटी शिक्षकों पर परीक्षा थोपी जा रही है। शिक्षकों का यह आरोप है जो नियमों के खिलाफ है। अब देखना होगा कि सरकार इस पूरे मामले पर क्या फैसला लेती है, लेकिन फिलहाल जितने भी शिक्षक हैं वो सरकार के इस फैसले से नाराज नजर आ रहे हैं। टीईटी परीक्षा के विरोध में पूरे जबलपुर जिले के हमारे शिक्षक, अध्यापक, शिक्षक साथी यहाँ पर एकत्र होकर सिविक सेंटर से लेकर घंटा घर तक हम लोगों ने ज्ञापन देने के लिए एक बहुत बृहद रैली के रूप में इकट्ठे हुए, जिसमें हमारी मात्र शक्तियाँ बहुत ही अधिक संख्या में हमारे आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग प्रदान की। आज हम सब संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में घंटा घर में माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने के लिए एकत्रित हुए। जब से सर्विस में आए हैं तब से हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं। आप हमारी सेवा के 25-26 साल बाद हमसे कह रहे हैं कि आप अपनी योग्यता सिद्ध करें। हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, दिक्कत उनकी नियति पे है। उनकी जो नियति खराब है अध्यापकों के लिए। क्यों भाई? और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की 5वीं खबर आप तक पहुंचाते हैं। खबर छत्तीसगढ़ से है, जहां शिक्षा सत्र को लेकर के सरकार ने बदलाव का ऐलान किया है और आपको बता दें कि इसके बाद से इस पूरे मामले पर सियासत भी जमकर हो रही है। आपको बता दें कि प्रदेश सरकार आने वाले शिक्षा सत्र में कई बदलाव की तैयारी में है, जिसको लेकर शिक्षा मंत्री गजेंद्र यादव ने बताया कि स्कूलों में सहायक वाचन के साथ स्थानीय तीज त्योहारों को शामिल किया जाएगा। प्रतिदिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण कराया जाएगा। स्कूल मंदिर स्वरूप है, उसी भावना से काम करेंगे। वहीं इस मामले को लेकर छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने पलटवार किया है। मीडिया से चर्चा में बैज ने श्लोक से सरकारी स्कूलों की शुरुआत होने पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अभी तक बच्चों को पुस्तक उपलब्ध नहीं करवा पाए, आरटीई में एडमिशन नहीं हो रहा है, कई स्कूलों में शिक्षक नहीं, बच्चों के लिए टॉयलेट नहीं है। क्या सरकार शिशु मंदिर बनाना चाहती है? स्कूल में श्लोक पढ़ाने के बजाय इस दिशा में सरकार होमवर्क करे तो स्कूल बेहतर हो जाएगा। तो शिक्षा सत्र में सरकार बदलाव करना चाहती है, लेकिन इसको लेकर सियासत भी हो रही है। और आने वाले जो शिक्षा में हम लोग बहुत सारा कुछ बदलाव कर रहे हैं। जो सहायक वाचन में छत्तीसगढ़ के सारे 30 त्योहार पर्वों को हम ले रहे हैं। इन सब के साथ प्रतिदिन राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान के साथ 2-3 मंत्रों का उच्चारण, मंत्रों के उच्चारण के साथ साथ एक महापुरुष जो उस महीने में जिनका जन्मदिन रहे, जैसे जुलाई में किसी महापुरुष का जन्मदिन है, उसके 2-5 मिनट के लिए एक व्याख्यान मन से होगा। स्कूलों की हालत पूरी तरह जर्जर है। आरटीई में एडमिशन नहीं दे रही है। कई ऐसे स्कूल आज भी शिक्षक विहीन और सिंगल शिक्षक है। कई स्कूलों में बच्चियों के लिए टॉयलेट तक नहीं है और शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। शिक्षक भर्ती कर नहीं रहे। शिक्षा मंत्री को इस पे होमवर्क करना चाहिए, न कि स्कूलों में मंत्रोच्चार के लिए होमवर्क कर रहे हैं। क्या सरकारी स्कूल को भी शिक्षा मंत्री सरस्वती शिशु मंदिर बनाने जा रहे हैं क्या? और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जुड़ गए हैं। उनका रुख कर लेते हैं। सर देखिए, स्कूलों में कई बदलाव करने जा रही है सरकार। राष्ट्रगीत, राष्ट्रगान और मंत्रों को उच्चारण कराने की बात कही जा रही है, तो इसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि इन बदलावों से बच्चों को अपनी संस्कृति से जुड़ने, अपने देश के प्रति और मोहब्बत बढ़ेगी, तो ये तो होने चाहिए ना।
राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत तो पहले से होते आ रहे स्कूलों में, इसमें नया क्या बात है। सवाल ये उठता है ना कि विष्णु सहाय सरकार में स्कूलों की जो व्यवस्था जर्जर है, 57,000 से अधिक शिक्षकों की पद खाली है, स्कूलों में पुस्तक कापी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल की व्यवस्था नहीं है, शौचालय की व्यवस्था नहीं है, रसोईया जो मध्याह्न भोजन देते हैं वो हड़ताल पर हैं। तो पुस्तक कापी स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए काम होना चाहिए, तो इसमें सरकार को उस दिशा में काम करना चाहिए। तो इन सब विषयों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए अगर ये कहते कि मंत्रोपचार करेंगे तो ये तो सरकार की जो वैचारिक रूप से विकलांगता नजर आ रही है पॉलिसी बनाने में। सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि बच्चों को विज्ञान का शिक्षक वहाँ मिले, सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए कि गणित का टीचर मिले, इंग्लिश का टीचर मिले, अर्थशास्त्र का टीचर मिले, भौतिक शास्त्र का टीचर मिले और उस शिक्षा ग्रहण करके उज्जवल भविष्य बने उन्हें। और सरकार इन चीजों में व्यवस्था करने के बजाय अगर बोलती मंत्रोपचार करने से, लेकिन सवाल तो ये है ना धनंजय जी, अगर बच्चे राष्ट्रगीत गा ही लेते हैं तो इससे क्या परेशानी हो जाएगी? कौन बोल रहा है कि बच्चे को राष्ट्रगीत नहीं गाना चाहिए? वो तो राष्ट्रगीत तो वही गाते हैं। शायद गजेंद्र यादव जी स्कूल में नहीं पढ़े हैं, वो आरएसएस की शाखा में पढ़े होंगे, इसलिए उनको पता नहीं कि स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान होता है। गजेंद्र यादव जी अगर मोहन भागवत के स्कूल में पढ़े होंगे शाखा में, इसलिए वो राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान के बारे में नहीं जानते हैं। सरकारी स्कूलों में जो भी बच्चा पढ़ाई करता है वो राष्ट्रगीत राष्ट्रगान तो गाता ही गाता है। शायद गजेंद्र यादव जी की स्कूलों से दूरी के कारण हो सकता है। और तो आप इसका स्वागत करते हैं? तो आप इसका स्वागत करते हैं? किसका स्वागत करना? इस फैसले का कि सरकार अगर राष्ट्रगीत गाने का आदेश दे रही है। अरे सरकार होती कौन है? तो पहले से व्यवस्था है भाई, आज नया बात क्या है उसमें? चलिए ठीक है, नई बात नहीं है, नया पहले बात भी क्या है इसमें? ठीक है। राजीव चक्रवर्ती जी जुड़े हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। राजीव जी, आपने ये फैसला कर लिया कि बच्चे जो है राष्ट्रगीत गाएंगे, राष्ट्रगान गाएंगे, लेकिन इसमें एक है कि अब आप कह रहे हैं कि वो श्लोकों का उच्चारण भी करेंगे, मंत्र भी पढ़ेंगे। तो क्या ये भी आदेश देंगे कि जो मुस्लिम बच्चे होंगे वो कुरान की आयतें पढ़ेंगे स्कूल में? नहीं, आयतें पढ़ने से नहीं या उससे नहीं होता है। देखिए, अगर मंत्रोच्चार करते हैं तो वातावरण बनता है और मस्तिष्क में उसके सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो ये सकारात्मक उनके तरफ से भी तो प्रभाव पड़ेगा ना। हमारे स्कूलों में तो सिर्फ हिंदू बच्चे नहीं है ना, उसमें तो क्रिश्चियन भी बच्चे हैं, तो उनके लिए भी कहिएगा कि होली बुक से वो भी उसमें अपनी आयत पढ़े। नहीं, आप भाव को नहीं समझ पा रहे। भाव यह है कि बच्चे संस्कारवान हो। जो बच्चे जिस प्रकार से संस्कार विहीन होते जा रहे हैं, तो आधुनिक शिक्षा होना बिल्कुल आवश्यक है। तो संस्कार विहीन तो सारे समाज के बच्चे हो रहे हैं ना। सिर्फ संस्कृति पढ़ के कैसे संस्कार आ जाएगा? बाकी भी तो बच्चों की फिक्र करेंगे आप। देखिए, हमारी सरकार वो नहीं जानती। हमको जरूर ये पता है कि बहुत सारे जो मिशनरी स्कूल है वो तो सरस्वती वंदना के लिए भी मना करते हैं। मैं भी स्वागत करता हूँ, सरस्वती वंदना करिए, राष्ट्रगीत। देखिए सुनिए राजीव जी, बहुत अच्छी बात है कि आप मंत्र पढ़वाने के लिए कह रहे हैं, लेकिन आपकी सरकार जो है वो तो सबकी सरकार है। आप ही कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो क्रिश्चियन के बच्चों के लिए भी और मुस्लिम के बच्चों के लिए भी कुछ सोचे होंगे ना इस योजना में? नहीं, देखिए, जो सर्वाधिक जनसंख्या है और जो श्लोक और मंत्रोच्चार होता है वो सबके लिए होता है। सारे आप रायपुर, अगर आप छत्तीसगढ़ की संस्कृति देखेंगे तो दाऊद रामायणी जी थे, धमतरी के शिक्षक थे, मुस्लिम थे, वो बहुत अच्छी रामायण की व्याख्या करते थे। तो अगर ऐसी रामायण की व्याख्या हो, गीता के श्लोक हो, गीतोपदेश हो, हितोपदेश हो, पंच जो धर्म की जो है, तो तमाम तरह के जितने भी श्लोक है उसका अगर कोई एक उदाहरण अगर वो मंत्रोच्चार करे तो इसमें कोई बवाल या गुस्से की कोई बात नहीं है। ये सामान्य प्रक्रिया है, ये विद्या के संस्कार है। तो विद्या के संस्कार केवल डिग्री लेना ही नहीं होता। ठीक है, डिग्री लेना नहीं है, ये एक अच्छे कोशिश के तहत ये की जा रही है, लेकिन देखना होगा इसे किस तरीके से लागू किया जाता है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, धनंजय सिंह ठाकुर और राजीव चक्रवर्ती, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम मसले पर अपने पक्ष जो है वो जनता के सामने रखने के लिए। और फिलहाल मेरे साथ 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी। आप देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।